हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि अर्थशास्त्र क्या है या इसकी मीनिंग क्या होती है। इसके साथ ही हमने पढ़ा था कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रॉबिन्स एंड मार्शल। हमने इसकी स्टडी की थी पिछली क्लासेस में। इस बार हम जो पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे बेसिकली मार्शल की डेफिनेशन एंड रॉबिन्स की डेफिनेशन में क्या डिफरेंस है। इससे पहले कि हम ये पढ़ें कि मार्शल की डेफिनेशन एंड रॉबिन्स की डेफिनेशन में क्या डिफरेंस है, मैं आपको कुछ पॉइंट्स जो पिछली क्लास में पढ़ाए थे उनको क्विकली रिवाइज करना चाहूँगा। जैसे फर्स्ट पॉइंट मैंने पढ़ा था मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की मीनिंग क्या है, तो फिर हमने कहा कि इकोनॉमिक्स क्या है, एक साइंस है या आर्ट है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की स्टडी करते हैं। ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो कहाँ पर परफॉर्म की जाती हैं, इकॉनमी में। तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इकॉनमी में परफॉर्म की जाती है। इनकी स्टडी करने के लिए जो हमारे पास साइंस है उस साइंस को हमने कहा इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसके अलावा हमने पढ़ा था कि डिफरेंट ब्रांचेस कौन सी होती हैं इकोनॉमिक्स की। ये क्विकली बता देता हूँ मैं आपको। तो हमने कहा देयर आर मेनी ब्रांचेस बट बेसिकली इकोनॉमिक्स इज डिवाइडेड टू माइक्रो एंड मैक्रो। तो हम इसको दो पार्ट में, माइक्रो में एंड मैक्रो में डिवाइड करते हैं। तो हमने इसको स्टडी की थी। अब इसके अलावा जो देखा था हमने कि इसका नेचर क्या है, नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो हमने कहा भैया इसके नेचर को हमने एज अ आर्ट और एज अ साइंस के रूप में पढ़ा था। साइंस का मतलब क्या था कि इसकी कुछ चीज़ें प्रीडिटरमाइंड होती हैं। जो आपके लॉज होते हैं वो पहले से फिक्स होते हैं, सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं, कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप होता है। इसीलिए हमने इकोनॉमिक्स को जो है साइंस कहा। आर्ट क्यों कहा हमने, क्योंकि हम इसको पहले स्टडी करते हैं, पहले इसका हम जानते हैं और उसके बाद फिर रियल टाइम प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं या रियल टाइम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसलिए या फिर आप कह सकते हो कि सामान्य जीवन में आने वाली समस्याओं को हल करने का प्रयत्न करते हैं। इसलिए हमने इसको इकोनॉमिक्स को एज एन आर्ट डिसिप्लिन के रूप में पढ़ा था। ठीक है, आज हम उसी के आगे पढ़ेंगे जो हमने पहले पढ़ा था कि इकोनॉमिक्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ या इवोल्यूशन कैसे हुआ। तो हमने इसमें बताया था आपको कि इकोनॉमिक्स का जो डेवलपमेंट हुआ है या इवोल्यूशन हुआ है वो बेसिकली वेल्थ सेंटर्ड या वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन जिसको दिया था किसने, एडम स्मिथ ने। ठीक, सब कब दिया था, 1776 में। बुक का नाम क्या था, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। तो उस बुक में जो इन्होंने लिखा था 1776 में, 1776 में जो इन्होंने बुक लिखी थी उस बुक में उसकी स्टडी को किया गया था। ठीक है, उसके और उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स क्या है, इट्स साइंस है। जो क्या है, साइंस है वेल्थ की, इसमें वेल्थ की स्टडी करते हैं। फिर मार्शल आते हैं, मार्शल कहते हैं नहीं, इकोनॉमिक्स में हम वेल्थ की स्टडी नहीं करते हैं, वेलफेयर की स्टडी भी करते हैं, बिकॉज वेलफेयर ही हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव है। हम वेल्थ को तो क्रिएट करेंगे पर वेल्थ का यूज लोगों के वेलफेयर के लिए करेंगे। अब मार्शल जब वेलफेयर की बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स को डिवाइड कर देते हैं। वेलफेयर के बारे में बात है तो इकोनॉमिक्स को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। वो कहते हैं कि सोशल पार्ट को देखेंगे, ठीक है, ऑर्डिनरी पार्ट को देखेंगे, ठीक है, ऐसे पार्ट को जो वेलफेयर से रिलेटेड हो। इस तरह से वो इन चीज़ों को अलग अलग डिफाइन कर देते हैं। अब जब आप चीज़ों को सेग्रीगेट कर देते हैं, क्लासीफाई कर देते हैं, तो क्या होता है, उनका जो स्कोप होता है वो कम हो जाता है। तो इस तरह से मार्शल ने इकोनॉमिक्स के स्कोप को कम कर दिया। अब इकोनॉमिक्स का स्कोप भी कम हो गया, वेलफेयर के बारे में मार्शल बात करते हैं। इसके साथ ही वो कहते हैं ऐसी एक्टिविटी जो वेलफेयर के बारे में बात नहीं करती उनकी इकोनॉमिक्स में स्टडी नहीं करेंगे। इस तरह से जब उन्होंने किया तो इकोनॉमिक्स का जो बेसिक रूप था, जो मूल ढांचा था, वो प्रभावित हुआ। इसको दूर करने के लिए एक नई डेफिनेशन दी गई जो कि दी गई लियोन रॉबिन्स के द्वारा। अब लियोन रॉबिन्स क्या कहते हैं अपनी इस डेफिनेशन में, लियोन रॉबिन्स जो हैं, जो आपका ये नाम लिखा हुआ है, ये इस बारे में क्या कहते हैं, ये इट वॉज गिवन बाय लॉर्ड रॉबिन्स या लियोन रॉबिन्स, लॉर्ड लियोन रॉबिन्स, 1932। 1932 बुक का नाम क्या था, एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, बुक का नाम था ये। अब बुक में ये कहते क्या है, में कहते हैं इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर। कैसे, ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीपल एंड्स एंड स्केयर मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस, विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। तो ये तीन बातें कहते हैं। पहले बात कहते हैं ये कि ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बताएंगे कि ह्यूमन बिहेवियर स्टडी करता है। फिर इसके बाद कहते हैं ये मल्टीपल एंड्स की बात करता है। मल्टीपल एंड्स का मतलब क्या है, हमारी बॉन्ड्स की बात करता है। ठीक है, अभी मैं आगे समझाऊंगा उसको आसान शब्दों में, आसान लैंग्वेज में। स्केयर मीन्स की बात करते हैं कि जो रिसोर्स है वो स्केयर है, और अल्टरनेटिव यूज की बात करते हैं। तो अगर इन सारे शब्दों को लिया जाए तो हम ये कह सकते हैं
कि रॉबिन्स की जो डेफिनेशन है उसमें बेसिकली ये 3-4 पॉइंट्स हैं। पहला वो कहते हैं इवन ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, लोगों की आवश्यकताएं असीमित हैं। रिसोर्सेज आर लिमिटेड, जो मनी रिसोर्स है, जो पैसा है हमारे पास वो लिमिटेड है। और इफिशिएंट यूज ऑफ या स्केयर रिसोर्सेज, और हम चाहते हैं कि हम इनका स्केयर रिसोर्सेज का इफिशिएंटली यूज करें। इसके लिए जो एक और शब्द है वो है ऑप्टिमाइजेशन, कि हम कैसे ऑप्टिमम लेवल पे यूज करें। तो हमको ये सब करने के लिए जिस साइंस की जरूरत है उस साइंस को कहा गया है इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र। हिंदी में अगर बात करें तो ये सीमितता संबंधी या कह सकते हो आप, ऊपर जैसे लिखा है, ये सीमितता संबंधी या दुर्लभता संबंधी परिभाषा है जो बताती है कि अर्थशास्त्र से हमारा तात्पर्य या अर्थशास्त्र का हमारे लिए क्या उपयोग है। तो वो कहते हैं कि मनुष्य की आवश्यकताएं कैसी हैं, असीमित हैं। संसाधन कितने हैं, सीमित हैं। भाई कोई भी संसाधन होगा आपका सीमित ही है, रुपए पैसे ले सकते हो आप इसमें नेचुरल रिसोर्स ले सकते हो आप, ठीक है, तो वो सब सीमित हैं। आवश्यकताएं तो असीमित हैं, अनंत हैं, रिसोर्सेज सीमित हैं, और रिसोर्सेज का अल्टरनेटिव यानी कि वैकल्पिक उपयोग होता है। अब अगर किसी रिसोर्स का वैकल्पिक उपयोग होता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास, सपोज करते हैं हमारे पास अगर 100 रुपए हैं तो हम इन 100 रुपए को कई उपयोग कर सकते हैं। भाई इन 100 रुपए से हम जो है अपने खाने पीने की वस्तु भी खरीद सकते हैं, यानी कि फूड खरीद सकते हैं, इनसे हम कहीं घूम सकते हैं, इनका इस्तेमाल हम अपनी किताबों को खरीदने में या स्टेशनरी को खरीदने में भी कर सकते हैं। इस तरह से हमारे पास जो ये रिसोर्स है 100 रुपए के, इसके बहुत सारे अलग अलग उपयोग हैं। आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो इस 100 रुपए का हम ऐसा उपयोग करें कि हमारी अधिकतम आवश्यकताएं पूरी हो जाएं, हम इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर पाएं। तो इसका सही से उपयोग करने के लिए, इसका अधिकतम उपयोग करने के लिए, ऑप्टिमम लेवल पर उपयोग करने के लिए, पूर्ण संतुष्टि को प्राप्त करने के लिए हम जिस विज्ञान को पढ़ेंगे उस विज्ञान का नाम क्या होगा, एक मिनट, हाँ, उस विज्ञान का नाम क्या होगा, उस विज्ञान को हम कहेंगे अर्थशास्त्र। तो इसलिए अर्थशास्त्र की जो ये परिभाषा है, ये सीमितता संबंधी बातों को या दुर्लभता संबंधी बातों के बारे में अध्ययन कराती है। अब अगर इनकी परिभाषा को दोबारा देखें तो क्या लिखा, इकोनॉमिक्स इज द साइंस, ठीक है, साइंस हो गया, विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर, लोगों के व्यवहार का अध्ययन कराएगी, जिसका संबंध किससे है, रिलेशनशिप किससे है, बिटवीन मल्टीपल एंड्स। मल्टीपल एंड का मतलब क्या हुआ, एंड स्केयर मीन्स, यानी कि आपकी जो असीमित आवश्यकताएं हैं, यानी अनलिमिटेड वांट्स, और स्केयर मीन्स यानी रिसोर्सेज है, यहाँ रिसोर्सेज हैं, यहाँ वांट्स हैं, ठीक है, जिनका क्या होता है, अल्टरनेटिव यूज होता है, अलग अलग तरह से या वैकल्पिक उपयोग होता है। इस तरह से अर्थशास्त्र की परिभाषा जो रॉबिन्स ने दी है वो ये बताती है कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो कि मानव के व्यवहार का अध्ययन कराता है, जिसका संबंध असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सीमित संसाधनों से होता है, जिनका वैकल्पिक उपयोग होता है। एक इंग्लिश में अगर पढ़े तो कहेंगे, इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीपल एंड्स एंड स्केयर मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन थी वो थी आपकी रॉबिन्स की। अब वैसा मैंने पहले ही इसको जब पहला लेक्चर लिया था तब मैंने बताया था कि जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है उसमें पूछता है डिफरेंस बिटवीन रॉबिन्स एंड मार्शल। ऐसे बोल सकते हो आप इसको, या ऐसे बोल सकते हो कि मार्शल तथा रॉबिन्स के मध्य में अंतर। तो अंतर का मतलब है कि क्या मार्शल ने कहा, क्या रॉबिन्स ने कहा, इनकी परिभाषाओं में क्या अंतर था। कि मार्शल जब इसको डिफाइन करते हैं तो कैसे डिफाइन करते हैं, मार्शल जब इसको डिफाइन करते हैं तो उसे कहते हैं वेलफेयर, ठीक है। रॉबिन जब इसे डिफाइन करते हैं तो डिफाइन करते हैं स्केयर मीन्स के रूप में, स्केयरसिटी के रूप में डिफाइन करते हैं। तो मार्शल की परिभाषा कैसी है, वेलफेयर ओरिएंटेड, जबकि रॉबिन्स की परिभाषा कैसी है, स्केयरसिटी ओरिएंटेड, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस था, बाकी जो डिफरेंस है वो मैं आपको आगे बताऊंगा इसके। अब एक और डेफिनेशन आती है जो बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर बिना इसको पढ़े हुए हम इकोनॉमिक्स की सारी डेफिनेशन को कंप्लीट नहीं कह सकते। इसे कहते हैं ग्रोथ सेंटर्ड या ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन, या हिंदी में कहेंगे विकास संबंधी परिभाषा। ये परिभाषा ये कहती है, आसान शब्दों में कहा जाए, सैमुअल्सन दी थी प्रोफेसर सैमुअल्सन बताते हैं कि भाई हमारे पास संसाधन जो हैं वो तो सीमित हैं, ठीक है, मान लिया हमारे पास संसाधन सीमित है, पर हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं इन संसाधनों को कैसे ग्रोथ करें, कैसे इनको बढ़ाएं।
तो इनको ग्रो करने के लिए, इनको बढ़ाने के लिए हमें जो चाहिए, उसके लिए हमने एक नई डेफिनेशन करी थी जिसका नाम था विकास संबंधी परिभाषा। बेसिकली ये डेफिनेशन रिसोर्सेज को बढ़ाने पर यानी कि उनके ग्रोथ पर और उनके डिस्ट्रीब्यूशन पर, उनके वितरण पर फोकस करती है कि कैसे इनको वितरित किया जाए। तो देखो लिखा हुआ है, ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स वाज गिवन बाय सैमुअलसन। ही स्टेटेड, कहते हैं वो, इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ हाउ पीपल एंड सोसाइटी चूज with or without the use of money to employ scarce productive resources which could have alternative use to produce various commodities over time and distribute them for consumption. Now it is a future among various persons and group of society. तो बेसिक जो पॉइंट है वो ये है डिस्ट्रीब्यूशन वाला और इसके साथ ही इसकी ग्रोथ वाला, तो इसलिए इसे ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन भी कहा गया है। इस डेफिनेशन की भी कुछ फीचर्स हैं, जैसे मैं आपको फीचर बता देता हूँ। पहला जैसे भी ये फीचर बताते हैं आपको कि भाई रिसोर्स की बात करते हैं, एलोकेशन, रिसोर्स के एलोकेशन की बात करते हैं, उनके फुल यूटिलाइजेशन की बात करते हैं और इंप्रूवमेंट इन रिसोर्स की बात करते हैं। इंप्रूवमेंट रिसोर्स का मतलब यही हुआ कि अपनी वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य के बारे में भी सोचना कि हमारे पास कोई रिसोर्स है जिसका इस्तेमाल हम आज कर रहे हैं, तो फ्यूचर में ये रहेगा या नहीं रहेगा। ऑफकोर्स फ्यूचर में नहीं रहेगा, अगर ये फ्यूचर नहीं रहेगा तो कैसे इसको फ्यूचर तक पहुंचाया जाए, सस्टेन किया जाए, या कैसे इस रिसोर्स से और रिसोर्स डेवलप किए जाएं जो फ्यूचर में आने वाली जनरेशन है, जो हमारी आने वाली भविष्य की पीढ़ियां हैं, उन तक ये पहुंच सकें। अपनी वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य के बारे में भी सोचने के संदर्भ में इस परिभाषा को दिया गया है, इसीलिए इसे ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन कहा जाता है। ठीक है, तो अगर हम इसे क्विकली रिवाइज करें तो पहली है क्या है कि पहली है हमारी वेल्थ, दूसरी है कौन सी, वेलफेयर, तीसरी है स्कैर्सिटी और चौथी है ग्रोथ। ठीक है, वेल्थ की किसने डेफिनेशन दी थी, स्मिथ ने, वेलफेयर की मार्शल ने, स्कैर्सिटी की रॉबिन्स ने और ग्रोथ की सैमुअलसन ने। इस तरह से हमारे पास 4 डेफिनेशंस हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सेकंड एंड थर्ड वाली है मार्शल एंड रॉबिन्स की, जिसमें ये बताया गया है या ये पूछा जाता है कि किस तरह से मार्शल का वेलफेयर सेंट्रिक इकोनॉमिक्स रॉबिन्स के स्कैर्सिटी सेंट्रिक इकोनॉमिक्स से डिफरेंट है। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और जनरली यही वाला क्वेश्चन जो है एग्जाम में आप लिखते हैं या आता है। ठीक है, अब अगर इसके बाद बात करें कि मार्शल के व्यू में और रॉबिन्स के व्यू में बेसिक डिफरेंस क्या था, जो कि हमारे क्वेश्चन का, ये हमारे आंसर का मेन पार्ट है। तो अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम इसके लिए हमने डिफरेंसेस क्रिएट कर दिए हैं, बेसिस क्रिएट किए हैं, फिर एक तरफ मार्शल का व्यू लिखा है और एक तरफ रॉबिन्स का व्यू लिखा है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी की जब बात करते हैं तो मार्शल बिलीव इन ओनली मैटेरियल एक्टिविटीज विच प्रमोट्स मैटेरियल वेलफेयर। मार्शल हमेशा वस्तुओं की बात करते हैं, वस्तुओं का मतलब क्या है, मैटेरियल की बात करते हैं, गुड्स की बात करते हैं, वो कभी भी सर्विसेज की बात नहीं करते। वो कहते हैं कि हमें मैटेरियल वेलफेयर करना है। एक्चुअल में जब मार्शल इस बात को बोलते हैं तो मार्शल इसलिए मैटेरियल वेलफेयर वर्ड यूज करते हैं। उन्होंने कहते हैं कि उनका कहना था कि जो वेलफेयर है वो दिखे, और वेलफेयर को देखने के लिए सबसे बेहतर चीज़ क्या है कि वो गुड्स के फॉर्म में होगा, दिखेगा। तो वो गुड्स के फॉर्म में, वस्तुओं के फॉर्म में, या आप कह सकते हो मेटलिस्टिक वे में वेलफेयर को डिफाइन करते हैं। रॉबिन्स बिलीव इन बोथ मैटेरियल एंड इमैटेरियल एक्टिविटी, यानी कि ये गुड्स की बात भी करते हैं और सर्विसेज की बात भी करते हैं। मैं पढ़ा रहा हूँ, ये मेरी सर्विस है, इस सर्विस को रॉबिन्स अपनी डेफिनेशन में इंक्लूड करते हैं, पर मार्शल इसे अपनी डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं करते हैं। टेक द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, इसलिए इसे कहते हैं ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। कभी कभी जो शॉर्ट नोट आता है वो इसी नाम से आता है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो अगर आपको लिखा मिले शॉर्ट नोट में प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, तो इसका मतलब है आपको रॉबिन्स के व्यू लिखने हैं। ठीक है, ऑन द अदर हैंड रॉबिन्स इज ऑफ द व्यू दैट इकोनॉमिक्स इज अ नेचुरल साइंस लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कर सकते हो, मैथमेटिक्स कर सकते हो। तो ये फिजिकल साइंस के फॉर्म में इसको भी डिफाइन करते हैं। इसका मतलब मैं बताऊंगा अभी आगे कि फिजिकल साइंस का मतलब क्या है और नॉर्मेटिव साइंस का मतलब क्या है जब आगे पढ़ते हैं। मार्शल कहते हैं इकोनॉमिक्स क्या है, इट इज अ सोशल साइंस। सोशल साइंस क्यों कहते हैं, वो कहते हैं कि हमें ऐसे लोगों की स्टडी करनी है जो सोसाइटी में रहते हैं। अब जब सोसाइटी में रहते हैं तो ऐसे लोगों की स्टडी की जाएगी, जब ऐसे लोगों की स्टडी की जाएगी तो हम कहेंगे इसे सामाजिक विज्ञान या मानविकी विज्ञान या ऐसा विज्ञान जो समाज के हित में है। जबकि रॉबिन्स प्योरली नेचुरल साइंस मानते हैं, वो कहते हैं जैसे मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, जैसे इनकी स्टडी करते हैं वैसे ही हम इकोनॉमिक्स की भी स्टडी भी करेंगे, एज इट इज, जैसा लिखा है। ठीक है, अब आता है ये पॉइंट जो मैं बता रहा था आपको, नॉर्मेटिव एंड पॉजिटिव। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है
कभी कभी ये शॉर्ट में एज इट इज पूछ लेता है। लिखा मिलेगा नॉर्मेटिव साइंस वर्सेस पॉजिटिव साइंस। तो आपको ये वाला जो ये पार्ट है, इतना पूरा पार्ट आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है। अब नॉर्मेटिव और पॉजिटिव है क्या? जब मार्शल कहते हैं कि इकोनॉमिक्स एक नॉर्मेटिव साइंस है, इसका मतलब है मार्शल का ओपिनियन दैट इकोनॉमिक्स में वी नॉट ओनली कंसीडर द प्रॉब्लम एज दे आर बट वी ऑल्सो सजेस्ट द हाउ दे गिवन द प्रॉब्लम शुड बी टैकल्ड, कि हम प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। तो नॉर्मेटिव बात करती है व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जब हम मार्शल की बात करेंगे, जब नॉर्मेटिव की बात करेंगे, तब हम इस बात को बात करेंगे या हम इस बारे में सोचेंगे कि मार्शल कहते हैं कि हमारे सामने एक समस्या है इकोनॉमिकल। अब इस समस्या को सॉल्व करने के लिए हमने पहले इकोनॉमिक्स की स्टडी करी, अब स्टडी करने के बाद हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो ये है नॉर्मेटिव व्यू ऑफ इकोनॉमिक्स कि व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए। मार्शल कहते हैं कि अर्थशास्त्र का उपयोग बेसिकली या मुख्य रूप से यह है कि ये हमारे सामने आने वाली समस्याओं को हल करे। रॉबिन्स इस बारे में जस्ट अपोजिट है, इसलिए इसको वो पॉजिटिव साइंस कहते हैं। रॉबिन्स कहते हैं हम इकोनॉमिक्स में व्हाट इट इज की स्टडी करेंगे, कि एक्चुअल में ये क्या है इसकी स्टडी करेंगे। जैसे अगर हम आपसे कहें लॉ ऑफ डिमांड, तो लॉ ऑफ डिमांड कहता है देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड कमोडिटी डिमांडेड, कि प्राइस बढ़ेंगे तो कमोडिटी डिमांड कम हो जाएगी, यानी कि जब आपकी कीमत बढ़ती है तो मांग कम हो जाती है। इसकी एज इट इज स्टडी करने के लिए जो भी साइंस है वो पॉजिटिव साइंस कहलाएगी और उसे हम इकोनॉमिक्स कहेंगे अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स। पर मार्शल कहेंगे कि कैसे प्राइस को कम किया जाए या कैसे क्वांटिटी डिमांड को बढ़ाया जाए, कैसे डिमांड को बढ़ाया जाए या कैसे इन दोनों बीच में बैलेंस या इक्विलिब्रियम क्रिएट किया जाए, इसके बारे में बात करेंगे। तो इसे मार्शल कहेंगे नॉर्मेटिव साइंस। तो जब भी हम बात करते हैं नॉर्मेटिव साइंस की, तब हम कहते हैं व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए। जब भी हम बात करते हैं पॉजिटिव साइंस की, तब हम कहते हैं व्हाट इट इज, एक्चुअल में या वास्तविक जीवन में ये क्या है। तो इस तरह से इन दोनों के बीच का ये डिफरेंस है कि मार्शल ऑलवेज एम्फेसाइज इकोनॉमिक्स एज अ नॉर्मेटिव साइंस, जबकि जो आपके रॉबिन्स थे वो कहते थे इकोनॉमिक्स एज अ पॉजिटिव साइंस। ठीक है। तो हिंदी में या इंग्लिश में पढ़ने में हम यही दो शब्द इस्तेमाल करें, पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस, ज़्यादा बेहतर होगा। वरना हिंदी में इसको पॉजिटिव साइंस के लिए जो शब्द है वो है धनात्मक विज्ञान। ठीक है। तो हम इन शब्दों का इस्तेमाल ना करके मेरा सजेशन आपसे ये रहेगा कि आप इसको नॉर्मेटिव और पॉजिटिव पढ़ें, क्योंकि कभी कभी वो इसी नाम से हिंदी में लिखा होता है और इसी नाम से इंग्लिश में लिखा होता है। तो नॉर्मेटिव और पॉजिटिव इसी नाम से इसको पढ़ा जाए। अब क्लासिफिकेशन या यूनिवर्सलिटी की बात आती है, तो मार्शल ने, जैसे कि मैंने पहले बताया था, मार्शल ने चीज़ों को क्लासिफाई कर दिया। सोशल है, ये सोशल नहीं है, ये मैटेरियलिस्टिक आएगा, ये इमैटेरियल में आएगा, ये सामान्य लोगों के लिए है, ऑर्डिनरी लाइफ के लिए है, ये ऑर्डिनरी लाइफ के लिए नहीं है। जब आप ऐसा कुछ डिफाइन कर देते हैं तो मार्शल ने इसको क्लासिफाई कर दिया। जैसे ही आपने इकोनॉमिक्स को इस तरह से क्लासिफाई किया, इसका जो स्कोप था वो कम हो गया और ये पहले से कम प्रॉब्लम सॉल्विंग हो पाई। रॉबिन्स ने इस पर बिलीव ही नहीं किया। रॉबिन्स ने कहा नहीं कि हम इकोनॉमिक्स को डिफाइन करें, रॉबिन्स कहते हैं हम ये देखें कि ये करती क्या है। तो इसलिए रॉबिन्स ने इसको डिफाइन किया है फंक्शनल बेस पे कि ये करती क्या है। तो वो कहते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है, एक साइंस है। इस साइंस में क्या है कि ह्यूमन वांट्स जो है वो अनलिमिटेड हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और रिसोर्सेज का अल्टरनेटिव यूज होता है। सो ये जो साइंस है इकोनॉमिक्स की, वो हमको बताती है कैसे अल्टरनेटिव यूजेस में यूज होने वाले स्केयर रिसोर्सेज को यूज करें, जिससे कि हम मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन को प्राप्त कर सकें। इस तरह से रॉबिन्स जो है वो यूनिवर्सलिटी की बात करते हैं, जबकि मार्शल जो है वो क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। ठीक है। अब अगर बात की जाए कि दोनों में से कौन सी डेफिनेशन प्रैक्टिकल है, जब हम बात करते हैं कि दोनों में से कौन सी डेफिनेशन प्रैक्टिकल अप्रोच की है, तो हमने कहा कि मार्शल्स डेफिनेशन इज प्रैक्टिकल इन नेचर, इनकी जो डेफिनेशन है वो प्रैक्टिकल नेचर की है, यूजफुल फॉर इकोनॉमिक पॉलिसीज। जबकि रॉबिन्स की क्या है, थ्योरेटिकल नेचर। ये व्हाट इट इज, क्या है की बात करती है, उसको एज इट इज पढ़ने की बात करती है। ये व्हाट ऑट टू बी की बात करती है, क्या होना चाहिए की बात करती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये
प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात करती है। तो ये बेसिक दोनों का बीच का डिफरेंस है। अब अगर हम आपसे कहें कि इस क्वेश्चन को लिखने के लिए बेसिक पॉइंट्स आपके पास क्या होंगे, तो पहला पॉइंट जो होगा आपके दिमाग में, या आपको पहला जो पॉइंट लिखना होगा मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक। फिर आर्ट के फॉर्म में और साइंस के फॉर्म में, फिर इसका डेवलपमेंट या इवोल्यूशन, उसमें आप चारों डेफिनेशन लिखेंगे। पहली वेल्थ ओरिएंटेड लिखेंगे, दूसरी वेलफेयर ओरिएंटेड लिखेंगे, तीसरी स्कैर्सिटी ओरिएंटेड लिखेंगे और चौथी ग्रोथ ओरिएंटेड लिखेंगे। तो आप ये चारों डेफिनेशन लिखेंगे। फिर इस तरह से एक आप डिफरेंस क्रिएट करेंगे और डिफरेंस लिखने के बाद एक तरफ आप लिखेंगे मार्शल के व्यू और एक तरफ लिखेंगे आप रॉबिन्स के व्यू। तो इस तरह से हम इसको डिफाइन करेंगे, ठीक है। इतना लिखने पर ही आपका ये जो क्वेश्चन है वो 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट माना जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक और शॉर्ट नोट है जिसको मैं भी डिस्कस करना चाहूँगा आपके साथ। ये जो शॉर्ट नोट है या जनरली जो पूछते हैं ये है बेसिकली है डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है, या पॉजिटिव और नॉर्मेटिव। तो पॉजिटिव नॉर्मेटिव बाद पढ़ेंगे, हम पहले पढ़ेंगे माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस क्या है। जैसे इकोनॉमिक्स को बताया कि साइंस है, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये प्योर साइंस है, बट ये साइंस है। जब ये साइंस है तो इसको डिफाइन किया गया होगा। जब इसको डिफाइन किया गया तो इसकी बहुत सारी अलग अलग ब्रांचेस बनी। तो बेसिकली हम दो ब्रांचेस के बारे में पढ़ेंगे, माइक्रो एंड मैक्रो, ठीक है। तो अगर हम माइक्रो और मैक्रो के बारे में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि क्या माइक्रो है और क्या मैक्रो है। अब अगर हम माइक्रो की बात करें कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, जैसे कि डेफिनेशन लिखी हुई है या जो उसमें लिखा हुआ पॉइंट लिखा है, माइक्रो इट स्टडीज द इंडिविजुअल यूनिट, किसी एक व्यक्ति के बारे में स्टडी करना या किसी एक फर्म के बारे में स्टडी करना। फर्म का मतलब होता है इंडस्ट्री, फैक्ट्री से मतलब है या कंपनी से मतलब है। इकोनॉमिक्स में कंपनी वर्ड यूज ना करके हम क्या वर्ड यूज करते हैं, फर्म वर्ड यूज करते हैं। तो उसकी स्टडी करना, इंडिविजुअली किसी व्यक्ति की स्टडी करना माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। पूरी की पूरी इकोनॉमी की स्टडी करना, पूरी इकोनॉमी को एज अ होल स्टडी करना, बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं यहाँ पर, बहुत सारी फर्म्स हैं, इन सारे इस पूरी इंडस्ट्री की स्टडी करने के लिए जो साइंस है उसे मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा गया है, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है मार्जिनल एनालिसिस पर फोकस करती है। अब ये मार्जिनल एनालिसिस क्या है कि पर यूनिट क्या चेंजेस आ रहे हैं, पर यूनिट आपको क्या देखने को मिल रहा है कि एक गुड्स को प्रोड्यूस करने में, एक गुड्स को प्रोड्यूस करने में अगर मान लो 100 रुपए खर्च हो रहे हैं तो दूसरे गुड्स को प्रोड्यूस करने में 120 रुपए खर्च हो रहे हैं, तो कितने का अंतर आ गया, 20 रुपए का। तो ये जो एनालिसिस है मार्जिनल लेवल की, पर यूनिट जो एडिटिव एडवांटेज हो मिल रहा है या डिसएडवांटेज मिल रहा है, उसके लिए जो स्टडी है वो माइक्रो की जाती है। प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू होल इकोनॉमी, पूरी इकोनॉमी की प्रॉब्लम, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, पब्लिक फाइनेंस की प्रॉब्लम है, बजट की प्रॉब्लम है, नेशनल इनकम की प्रॉब्लम है, जीडीपी की प्रॉब्लम है, रुपए के वैल्यू घटने की प्रॉब्लम है। इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक्स है। तो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स पर फोकस करते हैं। जब हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो मैक्रो की बात करते हैं, जब हम इनकम की बात करते हैं, जीडीपी की बात करते हैं, जब हम नेशनल इनकम की बात करते हैं तो हम मैक्रो की बात करते हैं। किसी एक व्यक्ति की इनकम की बात करते हैं, किसी एक व्यक्ति के रहन सहन की बात करते हैं, किसी एक व्यक्ति के जीवन स्तर की बात करते हैं, तो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का यूज करते हैं, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो एनालिसिस है वो सिंपल मानी जाती है और मैक्रो की जो है वो कॉम्प्लेक्स मानी जाती है ड्यू टू स्टडी ऑफ लार्ज ग्रुप। जाहिर सी बात है, आप जब बहुत सारे लोगों की स्टडी करेंगे तो आपको इसकी स्टडी करने के लिए आपको डेटा चाहिए, डेटा के अलावा आपको सैंपल कलेक्ट करेंगे, सैंपल्स के बाद आप उसको मैथमेटिकल मॉडल लगाएंगे या आप उसको एनालाइज करेंगे। तो इसके लिए इट रिक्वायर्ड टाइम, इट रिक्वायर्ड मनी एंड रिसोर्सेज। तो इसकी स्टडी हमेशा कठिन मानी जाती है, जबकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में पहले से प्री डिफाइंड कुछ थ्योरीज हैं, जिन थ्योरीज को आप लोगों पर इंप्लीमेंट करके चेक कर सकते हैं कि इसके नेचर में या इसके डिसीजन में क्या बदलाव आ रहा है या क्या बदलाव नहीं आ रहा है। इसलिए इसको हम इन कंपैरिजन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स, इन कंपैरिजन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी सिंपल है, आसान है, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज पर्टिकुलरली फोकस ऑन द प्राइस एनालिसिस। हम और आप जो है वो प्राइस से अफेक्ट होते हैं, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो प्राइस एनालिसिस की ही बात करती है कि किसी चीज के प्राइस क्या हैं और किसी चीज के प्राइस क्या है और जो प्राइस हैं उन प्राइसेस को से हम कैसे प्रभावित हो रहे हैं। कीमत जो है वो कैसे, जो भी कीमत है वो कीमत हमें कैसे प्रभावित कर रही है। क्या कीमत बढ़ रही है 100 से
जो है 110 रुपये हो रही है, तब हमारा बिहेवियर कैसा है, और 110 से अगर मान लो 50 रुपये हो रही है तो हमारा बिहेवियर कैसा है, इसकी स्टडी करने का बेसिक जो पॉइंट है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में रिलेटेड है। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स है पर्टिकुलरली फोकस ऑन इनकम एनालिसिस, ये व्यक्ति की आय का या राष्ट्र की आय का के बारे में अध्ययन करती है। तो सरकार आपके लिए जब भी कोई नीतियां बनाती है, जब भी कोई पॉलिसी मेकिंग का काम करती है, जब भी कुछ पर्टिकुलर पॉइंट पर वर्क करती है, तो वो इनकम एनालिसिस पर यानी कि आपकी इनकम से प्रभावित होती है। जबकि हम और आप जब कोई डिसीजन लेते हैं तो वो प्राइस एनालिसिस यानी प्राइस थ्योरी, प्राइस मैकेनिज्म से प्रभावित होते हैं। हम और आप जब भी किसी गुड्स खरीदते हैं तो हमारा पहला कंसर्न होता है कि इसके प्राइस क्या होंगे। सरकार का पहला कंसर्न क्या होता है, इससे लोगों की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। माइक्रोइकोनॉमिक स्टडीज द इंडिविजुअल प्रॉब्लम, इट इज अ लेस इंपॉर्टेंट फॉर कंपैरेटिव स्टडी। जाहिर सी बात है, हम किसी एक पर्सन की या किसी दूसरे पर्सन की स्टडी कर रहे हैं तो इसकी स्टडी करेंगे या इसकी स्टडी करेंगे तो हो सकता है दोनों की इनकम सेम हो, पर दोनों का एक्सपेंडिचर अलग अलग हो सकते हैं, दोनों की सेविंग्स भी जो है अलग अलग हो सकती है, दोनों का इन्वेस्टमेंट पैटर्न भी अलग अलग हो सकता है। तो इसको कंपेयर कर पाना आसान नहीं है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या कर रहे हैं, हम पूरी इकोनॉमी कैसे स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ पर इस बात की स्टडी करना आसान है क्यों लखनऊ और दिल्ली में और कानपुर में लोगों की इनकम बढ़ रही है, बाकी जगहों पर कम हो रही है। तो हम ऐसी स्टडी को आसानी से कर सकते हैं। इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि यहाँ जो सैंपल साइज है, यानी कि जिन लोगों की स्टडी कर रहे हैं वो बहुत बड़ा है। जितना बड़ा सैंपल साइज होगा उतना ही आसान होगा उसके एट्रीब्यूट्स को एक यूनिवर्स से जोड़ना, एक बड़ी जहाँ से आपने सैंपल लिया जोड़ना। तो अगर हम लखनऊ, कानपुर और दिल्ली की स्टडी करते हैं और उस स्टडी से कुछ एट्रीब्यूट निकलते हैं तो वो एट्रीब्यूट लगभग वही होंगे या कुछ उसी तरह के होंगे जो संपूर्ण भारत के होंगे। तो इसलिए यहाँ पर ये चीज़ें आसान हैं इन कंपेरिजन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का। इसके अलावा अब अगर हम बात करते हैं दूसरे वाले पॉइंट की, जिसमें हमने कहा था पॉजिटिव और नॉर्मेटिव क्या है। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स दैट एनालाइज इकोनॉमिक अकरेंस, इट कंसंट्रेट ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। सिंपल सी बात है, रॉबिन्स ने जब उसको डिफाइन किया था उन्होंने इसको इकोनॉमिक्स साइंस का, जब साइंस का तो उन्होंने कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की बात की, उन्होंने सिस्टमैटिक स्टडी की बात की, तभी वो कहते हैं कि हम इसकी स्टडी करेंगे व्हाट इट इज, कि ये क्या है, व्हाट इज इट यानी कि ये क्या है, इसकी स्टडी कैसे जाएगी। सिस्टमेटिक वे में इसकी स्टडी करने के लिए जो साइंस डेवलप की गई उसको पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कहा गया। जब नॉर्मेटिव की बात करते हैं तो उन्होंने बताया आपको व्हाट हैज टू बी या व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए। कि क्या होना चाहिए का मतलब क्या है कि किसी समस्या को हल करने के लिए हमारे पास ज्ञान तो है, पर इस ज्ञान का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए और किसी समस्या को कैसे हल करना चाहिए। हमने जीडीपी की स्टडी करी, दिस इज कॉल्ड, ये हो गया हमारा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। पर हमने कहा कि कैसे जीडीपी को बढ़ाया जाए, कैसे लोगों की इनकम को बढ़ाया जाए, देन इसके लिए हम जाएंगे कहाँ, नॉर्मेटिव साइंस पर। तो एक ही समय पर जब व्यक्ति स्टडी कर रहा है तो उसे पॉजिटिव साइंस कहा गया, और जब उस स्टडी को जब उसने इम्प्लीमेंट करने की सोच रहा है या इम्प्लीमेंट करके रिजल्ट निकालने की बात कर रहा है तब हमने उसे नॉर्मेटिव साइंस कहा है। ठीक है, तो ये इनका बेसिक डिफरेंस है बिटवीन पॉजिटिव साइंस एंड नॉर्मेटिव साइंस। उस डिफरेंस को आप चाहे तो इस तरह से पैराग्राफ लिख सकते हैं और आप चाहे तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स ग्रुप ऑन द इंफॉर्मेशन सर्टेनली ऑन अ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, यानी कि रॉबिन्स की बात कर रहे हैं। पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स ग्राउंडेड वैल्यूज पर्सपेक्टिव्स एंड डिस्क्रिप्टिव नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बात कर रहे हैं। इलस्ट्रेटिव नेचर की है, डॉक्टरल नेचर की है, ऑब्जेक्टिविटी होती है इसमें, ये सब्जेक्टिविटी होती है। सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है, यहाँ पर जो कुछ लिखा है उसे एज इट इज पढ़ेंगे और सही मानेंगे। सब्जेक्टिविटी का मतलब क्या है, यहाँ जो कुछ लिखा है उसे पढ़ेंगे तो जरूरी नहीं है कि वो एज इट इज ही इम्प्लीमेंट हो जाए, जो ए पर इम्प्लीमेंट हो वही बी पर इम्प्लीमेंट हो, वही सी पर इम्प्लीमेंट हो, ऐसा जरूरी नहीं है। व्हाट आउट टू बी की बात करते हैं, व्हाट इज इट की बात करते हैं। यहाँ पर टेस्टिंग जो होती है, स्टेटमेंट कैन बी टेस्टेड, स्टेटमेंट कैन नॉट बी टेस्टेड। यहाँ पर स्टेटमेंट्स को टेस्ट नहीं किया जा सकता। एविडेंटली इलस्ट्रेट द इकोनॉमिक कंसर्न एंड इशूज, ये कंसर्न करती है जबकि ये सोल्यूशन पर फोकस करती है। इकोनॉमिक कंसर्न पर बेस करती है, वैल्यूज पर फोकस करती है। इसका नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का जो ऑब्जेक्टिव होता है कि हम कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करें, जबकि यहाँ पर जो आपका पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है वहाँ पे होता है कि हम कैसे प्रॉब्लम की स्टडी करें। यहाँ पर हम इसकी स्टडी करने में ज़्यादा फोकस करते हैं, यहाँ पे सॉल्व करने में ज़्यादा फोकस करते हैं। तो अगर हम आज के इस लेक्चर को यहीं सम अप करें तो मैं बेसिकली आपको अगर इसको एक थोड़ा सा
रिकैप करें तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने आज को जो डिस्कस किया उसमें 2-3 पॉइंट जो बताए, आज जो डिस्कस किया उसमें बताया कि कैसे मार्शल का व्यू और रॉबिन्स का व्यू अलग अलग है। मार्शल का व्यू जो है सब्जेक्टिव नेचर का है और वो नॉर्मेटिव की बात करता है, और रॉबिन्स का व्यू ऑब्जेक्टिव नेचर का है और वो आपका जो है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की बात करता है। मार्शल वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन की बात करते हैं और जो आपके रॉबिन्स थे वो स्कैर्सिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन की बात करते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट डेफिनेशन बताई थी वो ग्रोथ ओरिएंटेड थी, सैमुअलसन की। वो बात करते हैं कि हमारे पास रिसोर्स तो हैं और रिसोर्स लिमिटेड हैं, यही मालूम है, पर इन्हें कैसे ग्रो किया जाए और कैसे इन रिसोर्स का बेहतर डिस्ट्रीब्यूशन हो, इसके बारे में बात करते हैं। इसके अलावा हमने बताया कि माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में, माइक्रो और मैक्रो में क्या डिफरेंस है, क्यों हम माइक्रो की स्टडी करते हैं, क्यों हम मैक्रो की स्टडी करते हैं। इस सेमेस्टर में आप जो कुछ भी पढ़ेंगे वो सब का सब माइक्रो इकोनॉमिक्स है। जैसे कि हम जब यूनिट 2 पढ़ेंगे तो डिमांड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, 3 पढ़ेंगे तो हम फर्म के एनालिसिस करेंगे, 4 पढ़ेंगे तो हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो इस तरह से हम पूरी की पूरी माइक्रो ही पढ़ेंगे। सेकेंड सेमेस्टर में आप जब जाते हैं तब मैक्रो स्टार्ट होती है। इस सेमेस्टर में हमें सिर्फ माइक्रो की स्टडी करनी है, ठीक है। इसके अलावा हमने बताया कि कैसे इकोनॉमिक्स को पॉजिटिव कहा गया और क्यों इकोनॉमिक्स को नॉर्मेटिव कहा गया है। पॉजिटिव का मतलब क्या है, नॉर्मेटिव मतलब क्या है। तो पॉजिटिव मार्शल ने क्या बताया नॉर्मेटिव बोलने के लिए, और पॉजिटिव में रॉबिन्स ने क्या बताया इकोनॉमिक्स के बारे में। तो हम इसकी स्टडी हमने करी। तो ये जो पॉजिटिव और नॉर्मेटिव वाला पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये हमारे लिए जनरली शॉर्ट नोट्स का एक पॉइंट है 3 नंबर का। सेम इसी तरह का जो एक और पॉइंट है माइक्रो और मैक्रो, ये भी हमारे लिए शॉर्ट नोट्स का पॉइंट है 3 नंबर का। और इसके अलावा एक और पॉइंट हमने आपको बताया था जो कभी कभी पूछ लेते हैं, क्या नाम था उसका, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो अगर प्रॉब्लम ऑफ चॉइस के नाम से पूछते हैं तभी 3 नंबर में आपको पूछेगा जनरली शॉर्ट नोट्स में, और जो भी पूछेगा इसमें आपको क्या लिखना है, रॉबिन्स के व्यू को एक्सप्लेन करना है। और ये जो पूरा का पूरा क्वेश्चन जो पढ़ाया हमने, जो पहले लेक्चर में हमने डिफरेंट डिस्कस किया था और आज भी डिस्कस किया है, क्या था, क्रिटिकली एग्जामिन द व्यूज ऑफ मार्शल रिगार्डिंग द नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इस तरह का जो क्वेश्चन था वो 10 मार्क्स में पूछा जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग अगला लेक्चर पढ़ेंगे तो अब अगले लेक्चर में क्या डिस्कस करेंगे, हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे लॉ का इकोनॉमिक्स के साथ क्या रिलेशनशिप है। भाई आप लोग लॉ के स्टूडेंट्स हैं और मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस, क्या रिलेशनशिप है, हम क्यों इकोनॉमिक्स को लॉ के साथ पढ़ते हैं, या ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो ये बताते हैं कि लॉ और इकोनॉमिक्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, इंटर रिलेटेड है। हम इस बारे में अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो वो जो भी कुछ भी होगा उसमें क्या क्या लिखा है वो आपका होगा ये वाला पॉइंट, इकोनॉमिक्स एंड लॉ। तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।